तो एटॉमिक फिजिक्स के इस लेक्चर में अब यहाँ पे आगे देखते हैं कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर ली थी और अब यहाँ पर कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने की हालत में आ पाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी 11th में देख रखे होंगे, तो जस्ट हो सकता है कि रिवीजन हो। तो इसमें फर्स्ट टर्म में यहाँ पर ले रहा हूँ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट इट इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। जैसे n=1 जो होता है हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस, इन सब में वो ग्राउंड स्टेट होता है। और ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हीलियम प्लस की बात करेंगे तो -13.6 Z²/n²। n तो 1 रहेगा लेकिन Z² यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 13.6 का 4 टाइम्स 54.4। तो दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे? तो ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी स्टेट्स हैं उनको आप एक्साइटेड स्टेट्स बोलोगे, स्टेट ऑफ एटम अदर देन द ग्राउंड स्टेट। जैसे n=2 जो है उसको आप बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखेगा, क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा मिलेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह के टर्म्स मिलेंगे। तो आपको समझ जाना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट के बाद जो अगला है, जो पहला है ग्राउंड स्टेट के बाद जस्ट पहला जो एक्साइटेड स्टेट है उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी, तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n=∞। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स के अट्रैक्शन में उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, एक तरीके से बाउंडेड होता है। उसको उस बाउंडेशन से फ्री कराने में हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एक तरीके से आयनाइज करने के लिए दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है उस लोएस्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है -13.6। तो ये एक तरीके से टोटल एनर्जी है, इसकी टोटल एनर्जी -13.6 होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर फ्री करा दूँगा, तो जब मैं इसको फ्री कराऊँगा, फ्री कराने का मतलब है कि मैं इसको जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं उससे मेरे को इसको फ्री कराना है। और फ्री कराना है यानी कि एक तरीके से आप थ्योरेटिकली बोलो तो इसको हम एटम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हैं, यानी न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हैं, जिससे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा था वो ख़त्म हो जाए। तो जब आप इसको इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो इन्फिनिटी पे आप, क्योंकि आपको मिनिमम कैलकुलेशंस करनी है, इन्फिनिटी पे आप काइनेटिक एनर्जी को 0 बोल दोगे तो यू विल ट्रीट काइनेटिक एनर्जी एज 0 मिनिमम की कैलकुलेशन के लिए। और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो -13.6 से 0 करना है मेरे को, तो -13.6 से अगर 0 करना है तो -13.6 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? 13.6, तब जाके 0 होगा। इसका मतलब है कि मुझे कम से कम कितने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर? इसमें 13.6 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो दिस 13.6 इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको इतनी बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ऐसे करो कि जो n=1 में एनर्जी है उस माइनस को प्लस कर दो। तो जैसे उस माइनस को आप प्लस करोगे तो दैट विल गिव यू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप हीलियम प्लस के लिए बात करोगे तो ये -54.4 इसके n=1 की एनर्जी है। आप माइनस से प्लस कर दो इसको तो ये 54.4 हो जाएगा। अगर अब वही एनर्जी 13.6 से अगर आपने ज़्यादा दे दी, तो 13.6 अगर आपने ज़्यादा दे दी तो आयनाइज तो हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो 13.6 तो बाहर निकलने में यूज़ हो गया और 0.4 जो है वो काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट 13.6 दोगे तो जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। 13.6 से जितना भी ज़्यादा दोगे तो वो जो भी ज़्यादा वाला अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉन की बाहर निकलते समय काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था उसको एक्साइट करना है, और एक्साइट करके आप ग्राउंड स्टेट से या तो उसको आप n=2 में लेके जाओगे, n=3 में लेके जाओगे, इस तरीके से। तो दिस इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। n=1 से 2 में जाना है, n=1 से 3 में जाना है, उसको आप एक्साइटेशन एनर्जी का नाम देते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि व्हाट इज़ दी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर मैं इस टर्म को डिफाइन करूँ तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होगा कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है।
और ये सब हमने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट किया हुआ है कि ये एनर्जी कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के लिए ये जो एनर्जी होती है n=1 से 2 में ले जाने की, दैट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूँगा तो उसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे, n=3 को। तो n=1 से 3 में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। अभी जो हमने जस्ट यहाँ पे टर्म्स देखी है उन्हीं को हम पोटेंशियल के टर्म्स में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे था उसको आप कितने पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारो जिससे कि उसके पास में काइनेटिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर आ जाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाने के लिए आपको 13.6 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। हीलियम के लिए आपको 54.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप एक्साइटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो। तो इस डेफिनेशन में यानी कि इसी तरीके के टर्म्स आएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू के बाद में आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करूँ तो ये हो जाएगा 10.2 वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी एनर्जी जो बाइंड करके रख रही है एटम को, ठीक है। तो बाइंड करके रख रही है, इसको डिफाइन हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे जब किसी सिस्टम को बनाया जाता है तो इन्फिनिटी से ला करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नज़दीक नज़दीक ला करके रखते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं और इकट्ठा करते हैं, एक तरीके से सिस्टम को असेंबल करते हैं। तो जब आप सिस्टम को असेंबल करते हो तो सिस्टम स्टेबल होता है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और अगर आप उसी सिस्टम को तोड़ते हो, बने बनाए सिस्टम को तोड़ते हो, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब भी कोई सिस्टम बनता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। और जब सिस्टम बना बनाया होता है तो आपको उसको तोड़ने के लिए, तोड़ने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको अलग करना है, इन्फिनिटी तक लेकर के जाना है, तो उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो बाइंडिंग एनर्जी को आप इस तरीके से दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो आप तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी उस तरह से डिफाइन कर लो, या फिर जब आप सिस्टम को असेंबल करते हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है उस तरह से डिफाइन कर लो। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n=∞, यानी कि आप इसको फ्री कराना चाहते हो, तो तोड़ना चाहते हो सिस्टम को, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरीके से एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन, अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो सिस्टम का तो फिर रिलीज होगी एनर्जी। अगर मैं ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी की बात करता हूँ तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर मैं n=2 में बाइंडिंग एनर्जी की बात करता हूँ, या जो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है अगर उसमें बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया हुआ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n=2 की एनर्जी होती है, तो माइनस हटा दो और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी फॉर n=2 फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इसके बाद करते हैं कि जो एक्साइटेशन वगैरह है वो कराया कैसे जाता है। तो एक्साइटेशन एंड देन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है वो होता किस तरीके से, तो पहली बात तो है कि एक्साइटेशन होगा, उसी के बाद में डी एक्साइटेशन हो सकता है। पहले इलेक्ट्रॉन को हमें हायर एनर्जी लेवल में पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो वो हायर से लोअर में आ सकता है। तो एक्साइटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हाइड्रोजन गैस है या जो कोई भी गैस है उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है बाहर से, और फिर उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन जो है किसी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में पहुंचते हैं। और जब वो हायर स्टेट में जाते हैं तो जो बोर की हाइपोथेसिस थी उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जब वो हायर स्टेट में होते हैं तो हायर स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो वापस से जंप करता है लोअर स्टेट में। और जब वो लोअर स्टेट में जंप करता है तो जो दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का फोटोन वो एमिट करता है। तो व्हेन एनर्जी इज गिवन इन सम फॉर्म, ठीक है। अब ये सम फॉर्म क्या है यहाँ पर देखना पड़ेगा, किस फॉर्म में आप एनर्जी देते हैं जनरली टू दी हाइड्रोजन गैस, या फिर कोई भी एटम्स हो सकते हैं। जनरली हम हाइड्रोजन गैस के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी भी एटम के लिए ट्रू है, सब में इस तरीके के एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इनक्लोज्ड इन ए शील्ड ट्यूब देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स देन जंप बैक। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपने लिए तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही एटम थोड़ी होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। जब आपने किसी कंटेनर में, वेसल में गैस को ले रखा है तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लिखा गया।
दिस इलेक्ट्रॉन्स देन जम्प बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग रेडिएशन, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, किस तरीके से आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, तो लाइट इंसिडेंट करा करके। तो लाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो फोटोन की एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं। या फिर आप क्या करो कि उसका किसी दूसरे पार्टिकल वगैरह के साथ कोलिजन करा दो, और कोलिजन से उनको अगर एनर्जी मिल जाए तो उससे भी एक्साइटेशन हो जाता है, एंड बाय हीटिंग। तो कई सारे ये तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि फोटोन से एनर्जी आ रही है। कुछ समय के बाद में हम लोग फिर इस पे भी आएंगे कि कोलिजन से कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसमें क्या क्या रूल्स हमें लगाने पड़ते हैं। हीटिंग वगैरह यहाँ पर हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं, तो जस्ट हम यहाँ पर फोटोन की बात करेंगे, और फोटोन की बात करने के थोड़े समय के बाद में या नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट कोलिजन, जिसमें एनर्जी प्रोवाइड कैसे की जाती है वो देखेंगे। अब फोटोन का मामला बड़ा स्पेशल होता है। फोटोन के मामले में हमको पता है कि फोटोन एनर्जी का एक पैकेट होता है, जो कि या तो मिल जाएगा तो पूरा मिल गया, यानी कि अगर एब्जॉर्ब हुआ तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ। पार्शली अपनी एनर्जी को फोटोन देता नहीं है। जब भी फोटोन अपनी एनर्जी को देता है तो पूरी तरीके से देगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक फ़ोटोन जो है, अगर वो मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ़ोटोन अगर है, ऐसा नहीं कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दे दिए और 3 अपने पास रखा, ऐसा नहीं होता है। या तो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगा या बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा फोटोन, या कम्प्लीटली एनर्जी देगा या फिर बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं देगा। तो इफ़ एनर्जी इज़ गिवन यूजिंग फोटोन, देन एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द लेवल्स इन्वॉल्व्ड। अगर आप फोटोन का यूज़ करा करके यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम कर रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा रहे हो, तो फोटोन की एनर्जी जो है वो डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ लेवल्स यहाँ पे ले रखे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर हाइड्रोजन, और 1 से 2 का जो डिफरेंस है वो 10.2 है। तो अगर मेरे को 1 से 2 में पहुँचाना है तो 10.2 देना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे 1 से 3 में पहुँचाना है तो 12.09 देना पड़ेगा। तो मैंने कुछ केसेस यहाँ पे ले रखे हैं। सपोज़ मान लीजिए कि जो फोटोन इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट कराया जा रहा है, गैस पर जो फोटोन इंसिडेंट कराया जा रहा है, उस फोटोन की अपनी खुद की जो एनर्जी है वही 10.2 से कम है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे गैस अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसको कम से कम 10.2 तो चाहिए होगा 1 से 2 पहुँचने के लिए। 1 से 3 में तो और ज़्यादा चाहिए होगा, 1 से 4 पहुँचने के लिए तो और ज़्यादा चाहिए होगा। तो अगर फोटोन के पास में इतनी एनर्जी है ही नहीं, 10.2 है ही नहीं, तो ऐसा फोटोन हमारे किसी काम का नहीं है। अगर उस गैस पर इस तरीके की लाइट अगर आती है तो ये लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। लाइट एब्जॉर्ब नहीं होने का मतलब है कि उसके फोटोन एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी वो गैस। तो इस तरह के जो यहाँ पे लाइट है वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी जहाँ पे एनर्जी इससे कम है। जस्ट ये एग्जांपल है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं सभी के इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए 2 में होते तो 2 से 3 पे जाने के लिए तो 1.89 चाहिए होता है, 2 से 4 में जाने के लिए 2.55 चाहिए होता है। तो दैट इज़ डिफरेंट इशू। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए फोटोन जो है वो एग्जैक्टली अगर 10.2 का है तो फिर वो उसको n इज इक्वल टू 1 से 2 में पहुँचा सकता है। तो 10.2 का इसके लिए भी ऐसा नहीं लिखा है कि सर्टेनली एब्जॉर्ब होगा ही होगा, क्योंकि ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस है कि इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन का कोलिजन हुआ, उसने अपनी एनर्जी दे दी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एक्साइट हो गया। ये कोलिजन सही जगह पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फोटोन जो है वो बिना एब्जॉर्ब हुए भी निकल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फोटोन के पास में एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब क्या होगा? अगर फोटोन के पास में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो आप ये देखो कि 10.2 देने पे तो यहाँ पहुँचता है 2 में, 12.09 देने पे तो वो 3 पहुँच जाता है। 11 का तो मतलब है कि बीच में कोई ऐसा लेवल होना चाहिए जहाँ तक वो पहुँचे, लेकिन बीच में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। देयर इज़ नो स्टेबल स्टेट, जिसकी हमने बात बोर के हाइपोथेसिस में करी थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो स्टेबल ऑर्बिट्स में करता है। तो बीच में कोई ऐसा स्टेबल ऑर्बिट तो दिख नहीं रहा जहाँ पर वो जाके अपना यहाँ पर घूमना स्टार्ट करे। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर आता है इस तरीके के गैस के लिए तो किसी तरीके का काम का है ही नहीं वो फोटोन। ये फोटोन एब्जॉर्ब होने लायक ही नहीं है। अगर ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तब तो उसको बीच में कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, और बीच में कोई भी स्टेबल स्टेट यहाँ पर नहीं है। तो फोटोन अगर एब्जॉर्ब होगा तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर ये 11 में से 10.2 इसको दे दे और 0.8 अपने पास में रख ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में अगर वो ऐसा बोल देते हैं कि पार्शली भी फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है, तब आप
ये मान के चलोगे कि 11 में से 10.2 उसने ले लिया। लेकिन अगर ऐसा लिख करके क्वेश्चन में देते हैं तभी आप मान के चलोगे, अदरवाइज़ फोटोन जो होता है वो या तो पूरी एनर्जी देगा या कुछ भी नहीं देगा, इस तरह का केस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है तो 13.6 से तो क्या हो जाता है, ये आयनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो 13.6 से अगर ये ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो 13.6 का यूज़ करके बाहर हो जाएगा और उसके बाद में 0.4 उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बच भी जाएगा। तो ये जो 13.6 या उससे ज़्यादा वाला केस है वो अलग है, ठीक है। उसमें तो क्या हो रहा है कि वो बाहर ही निकल जा रहा है, तो ऐसे फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप वाले को नहीं कर पाए, क्योंकि फिर तो वो अंदर ही फंसा रहेगा और अंदर भी कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। तो अगर स्टेबल स्टेट नहीं है तो फिर वो कहीं भी जाने की हालत में नहीं रहेगा, ऐसे फोटोन को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं डी एक्साइटेशन की। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर एनर्जी स्टेट N2 में पहुँच गया है, तो जो हायर एनर्जी स्टेट होती हैं, जैसे उसमें एनर्जी बढ़ जाती है तो ये अनस्टेबल होती हैं। इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी स्टेट को अचीव करना चाहता है, तो हायर एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और हायर एनर्जी स्टेट में उसका जो एवरेज टाइम पीरियड वो गुजारता है इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हायर स्टेट। हायर स्टेट में ऑन एवरेज कितना लाइफ टाइम रहता है इलेक्ट्रॉन का, कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहता है, दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड। तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो 10⁻⁻8 सेकेंड इस तरह का ऑर्डर होता है। तो सपोज अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर स्टेट N2 में है और N2 से वो जंप लगाता है N1 में, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब वो जंप लगाता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पे हायर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन इस लेवल में जाके घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर फोटोन के फॉर्म में एमिट हो जाएगा। तो फोटोन कितनी एनर्जी का आएगा, तो एच न्यू से लिख सकते हो, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड, दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स। और ये जो डिफरेंस है, क्योंकि N2 की ज़्यादा एनर्जी है तो मैंने N2 को पहले लिख रखा है यहाँ पे, तो EN2 - EN1। अब इसको आप जो फॉर्मूलेज हमने डायराइव कर रखे हैं उससे आप देख सकते हो। तो E का फॉर्मूला होता है RCH/Z²/n², एक माइनस भी लगा होता है, तो -RCH, R इज रेडबर्ग कांस्टेंट। RCH की वैल्यू जो होती है वो 13.6 के बराबर हो जाती है, तो RCH/Z²/n2² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन वगैरह आप ले लोगे, तो RCH/Z² × 1/n1² - 1/n2², दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड जब ये N2 से N1 में जंप करता है। तो ये अब हमारा डेल्टा E का फॉर्मूला हो गया। RCH की वैल्यू क्योंकि हमारे पास में होती है तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एक्सप्रेशंस आएंगे यहाँ पर, ठीक है, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो RCH दिस इज 13.6 मैंने यूज़ कर लिया इसमें, Z² 1/n1² - 1/n2²। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z1 हो जाएगा, अगर हीलियम प्लस की बात करेंगे Z2, यानी कि फिर यहाँ पे 4 का फैक्टर आ जाएगा। कई बार कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के बनाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी मासेस का एक्सप्रेशन आता है, जैसे रेडियस में मास नीचे आता है, फिर जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उससे मास ऊपर आता है। कई बार वो क्या करते हैं, चार्जेस और इन सब को चेंज नहीं कराते हैं, कुछ हाइपोथेटिकली मास को चेंज कर देते हैं, और मास चेंज करने से आपके जो 13.6 और ये सब है, ये फैक्टर वगैरह चेंज हो जाएंगे। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, फॉर्मूले इसी नेचर के आएंगे, लेकिन 13.6 से कुछ डिफरेंट फैक्टर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, मास को अगर कुछ चेंज कर देते हैं तो उस केस में आप इसको थोड़ा जनरलाइज्ड वे में से याद रख सकते हैं कि जो ये फार्मूला है, क्योंकि इसमें 13.6 × Z², ये जो पूरा पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड आयनेशन एनर्जी। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो 13.6 हो गया Z1 रखने के बाद में, अगर आप यहाँ पे हीलियम प्लस की बात करो तो Z2, तो 54.4 हो जाएगा आयनेशन एनर्जी। तो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि दिस डेल्टा E इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी मल्टीप्लाइड विथ 1/n1² - 1/n2², ठीक है। अगर मासेस कभी चेंज कर दें और या डायरेक्टली आपको आयनेशन एनर्जी दी जाए तो उससे भी आप यहाँ पर ये कैलकुलेशंस कर सकते हो। अगर आपको एनर्जी पता है कि कितना एनर्जी रिलीज हो रही तो आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज hc/λ, और फिर आप यहाँ पे वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1240 वाला वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको लैम्डा नैनोमीटर में चाहिए होगा। यहाँ से आप लैम्डा निकालना चाहो तो 1240 डिवाइड बाई डेल्टा ई विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे आंसर आएगा नैनोमीटर में। अगर यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा दो तो फिर उससे आंसर आएगा यहाँ पर इसमें एंगस्ट्रम में। लैम्डा का आप एक्सप्रेशन ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डेल्टा ई है यहाँ पे, वो डेल्टा ई यहाँ पे क्या हो जाएगा hc/λ, दिस इज RCH Z² × दिस
सी एच दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ पर इसमें। तो 1/λ का एक फेमस एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r/z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो बहुत सिंपल से एक्सप्रेशंस हैं, जस्ट एनर्जी का डिफरेंस लेकर के यहाँ पर कैलकुलेट किए गए, डिफरेंट फॉर्म में उनको अरेंज किया गया, कहीं पर बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्म में, कहीं पे बिल्कुल उनको इस तरीके के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है। और इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर मासेज या कुछ इस तरीके का चेंज करते हैं तो आपको 13.6 के अलावा डिफरेंट मिल सकता है। तो 13.6 के अलावा अगर कुछ डिफरेंट यहाँ पे मिलेगा तो 13.6 आता किससे, RCH से आता है। तो C और S तो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो R का एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो उसमें भी आपको मास ऊपर दिखाई देगा, तो R चेंज हो जाता है अगर वहाँ पर आप मास चेंज करते हो। तो R भी कुछ RDS में या फिर इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉन की जगह पे या फिर जो भी उसका मास होता है उस मास की जगह पे कुछ दूसरा मास अगर आप यूज़ करते हो, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स रिडबर्ग कांस्टेंट में भी किस तरीके का चेंज आ रहा है ये पूछा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दो तरीके के, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एक बार थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक सैंपल है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का, देयर इज सम सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल होगा और उस सैंपल में, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का कोई सैंपल है और इस सैंपल पे आप कोई मान लीजिए लाइट यहाँ से भेजते हो, और ये जो लाइट है इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स है, मान लीजिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं, बहुत सारी वेवलेंथ इस लाइट के अंदर। क्योंकि जब हम लाइट बोलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो विजिबल लाइट ही हो, उसमें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विजिबल भी हो सकते हैं, नॉन विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये बहुत सारी इसमें वेवलेंथ इंक्लूडेड है। और जब ये लाइट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पे गिराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सुटेबल फोटोन को लेकर के एक्साइट हो सकते हैं। अब सुटेबल फोटोन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सुटेबल फोटोन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर n=1 में है तो उसको एक्साइट होने के लिए कितना चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 12.09 चाहिए, 12.75 चाहिए, इस तरीके के वैल्यूज़ वाले फोटोन चाहिए उसको। तो अगर वो फोटोन उसको मिल जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपका n=2 में बैठा हुआ है तो वो 2 से 3 में जा सकता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के, वो 2 से 4 में जा सकता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने ऊपर के लेवल्स में जा सकते हैं सुटेबल फोटोन को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो लाइट भेजी है तो वो जो लाइट है, ये लाइट जब यहाँ पर इस गैस से ट्रांसमिट होकर के बाहर निकलती है, ठीक है, तो दिस इज़ योर इंसिडेंट लाइट, या आपने इंसिडेंस कराया यहाँ पर, दिस इज़ इंसिडेंट, और आप इसको बोलोगे दिस इज़ ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड बीम है। तो दिस इज़ इंसिडेंट बीम एंड दिस इज़ ट्रांसमिटेड बीम। तो ट्रांसमिटेड बीम में ये ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर कि कुछ फोटॉन्स की कमी आ जाएगी, क्योंकि कुछ फोटॉन्स यहाँ पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ट्रांसमिटेड बीम में कुछ फोटॉन्स की कमी आ जाएगी। और जब आप यहाँ पर वापस से उनकी इंटेंसिटी चेक करोगे, इंटेंसिटी का मतलब आप नंबर से रखो हमेशा कि नंबर होता है। तो इंसिडेंट बीम में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ एक फोटॉन्स की अगर बात करूँ, जैसे मान लीजिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन यहाँ पर था, सपोज 12.09 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट बीम में था। आप जब ट्रांसमिटेड बीम में चेक करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंटेंसिटी कम दिखाई देगी यहाँ पर आपको। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो फोटॉन्स थे वो घट जाएंगे यहाँ पर, इसमें 12.09 वाले घट जाएंगे। अगर गैस पहले से एक्साइटेड स्टेट में है तो 2 से 3 वाले ट्रांजिशन भी होंगे, 2 से 4 वाले ट्रांजिशन भी होंगे, तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन भी घट जाएंगे। तो ट्रांसमिटेड बीम में ये देखा गया कि कुछ फोटॉन्स की जो इंटेंसिटी है, कुछ वेवलेंथ के जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी कम हो गई है। आपने इंसिडेंट बीम में जो इंटेंसिटी रखी थी उससे कम इंटेंसिटी यहाँ पर ट्रांसमिटेड बीम में हो गई है। ट्रांसमिटेड बीम में उनकी इंटेंसिटी घट गई है। तो जिनकी इंटेंसिटी घट गई है उनको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, डार्क एक तरीके से उन ग्राफ का वो ऐसा डार्क कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि वो इसमें प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड बीम, तो इससे जो डार्क लाइंस थी जो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं थी या जो मिसिंग वेवलेंथ थी, उनसे जो स्पेक्ट्रम बनाया, यानी कि जो ग्राफ बनाया गया एक तरीके से, दैट इज़ नॉन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पहुँच गए, कुछ 1 से 3 पहुँच गए, कुछ 1 से 4 पहुँच गए होंगे, कुछ 2 से 5 पहुँच गए होंगे।
तो कोई 5 में पहुंचा तो 5 से वापस 3 में आएगा, वो 5 से वापस 4 में आएगा, 5 से वापस 1 में आएगा, 3 में पहुंचा तो 3 से वापस 2 में आएगा, 3 से वापस वो 1 में आएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जब ये डी एक्साइट हो रहे हैं तो डी एक्साइट होने में वो फोटॉन्स यहाँ पर एक तरीके से एमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो फोटॉन्स यहाँ पर एमिट कर रहे हैं, रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, तो उससे जो स्पेक्ट्रा क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर कोई 1 से 3 में चला गया तो 12.09 एब्जॉर्ब करके गया, लेकिन अगर वो 3 से वापस से 2 में आ गया, फिर 2 से 1 में आ गया, तो 3 से 2 में आते समय उसने 1.89 का एमिट किया, फिर 2 से 1 में आते समय उसने 10.2 का एमिट किया, तो उसने 2 फोटोन एमिट कर दिए। तो ये 2 फोटोन एमिशन स्पेक्ट्रम में काउंट हो जाएंगे, उससे एमिशन वाला स्पेक्ट्रम बनेगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन जो एमिट करेगा उससे जो आप स्पेक्ट्रम बनाओगे दैट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन गैस जिन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी उससे आप स्पेक्ट्रम बनाओगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस सिंपल सा ये मतलब है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने इसमें यहाँ पे। तो व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ गैस देन गैस एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है। सबको सब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहाँ पर ये 10.2 को करेगा, फिर 12.09 को करेगा, 10.5 को नहीं करेगा, ठीक है। तो सर्टेन वेवलेंस को एब्जॉर्ब करेगा। दिस वेवलेंस विल हैव लेस इंटेंसिटी इन द ट्रांसमिटेड बीम। तो जो बीम अब यहाँ से ट्रांसमिट होकर के जाएगी उसमें उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इन द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम द डार्क लाइन्स कॉरेस्पॉन्ड टू दिस मिसिंग वेवलेंथ। तो जो डार्क लाइन बनेंगी, जैसे यहाँ पर एक जस्ट यहाँ पे ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाया गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ब्लैक लाइन्स ऑन स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड। तो ये जो ब्लैक लाइन्स यहाँ पर हैं बीच में कुछ लाइन्स गायब हो गई हैं, यानी कि ये पूरा मान लीजिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की गई और उसमें ये लाइन ये गायब हो गई है। जो लाइन यहाँ पर गायब हो गई है वो आप बोलोगे कि वो एब्जॉर्ब हो गया था इसलिए गायब हो गई, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एमिशन की। अगर तो व्हेन एनर्जी इज गिवन टू गैस देन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स देन डी एक्साइट टू लोअर एनर्जी लेवल्स बाय एमिटिंग फोटॉन्स। और इन फोटॉन से, इन वेवलेंथ से जो आपका स्पेक्ट्रम क्रिएट हो रहा है दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा। तो जैसे एमिशन स्पेक्ट्रा में वो वाली वेवलेंथ तो होंगी जो एब्जॉर्प्शन में गायब हुई थी। क्यों होंगी? जैसे मान लीजिए अगर 1 से 2 में गया है तो 10.2 देना पड़ा होगा, और जब वो वापस 2 से 1 में आएगा तो 2 से जब वो 1 में आएगा तो अगेन उसी को वो एमिट कर देगा, 10.2 को एमिट करके आ जाएगा। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होंगी वो एमिशन स्पेक्ट्रम में भी डेफिनेटली प्रेजेंट होंगी, क्योंकि एमिट करते समय उसी एनर्जी का फोटोन लेकर के आएगा। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में और भी वेवलेंथ होंगी और एक्स्ट्रा वेवलेंथ भी प्रेजेंट होंगी। जस्ट मैं यहाँ पर एक लिख करके इस केस को यहाँ पर डील कर लेता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स हैं 1, 2 एंड 3। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको कुछ एनर्जी दी, ये 1 से 3 में चला गया, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 से 3 में चला गया, इसने जंप किया एनर्जी लेकर के, 12.09 मैंने दिया होगा इसको, तब जाकर के ये 1 से 3 में गया होगा। अब यहाँ पर जब ये इसमें गया है, यहाँ पर इसमें अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ लूँ तो इस इलेक्ट्रॉन के आने के अब यहाँ पर कितने पाथ हो सकते हैं रिटर्न करने के, 1 में आने के। हो सकता है कि ये 3 से 2 में आए और उसके बाद ये 2 से 1 में आए। तो 3 से 2 में अगर ये आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रा में आपको 3 से 2 वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। ये 1 से 3 है तो इसमें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया ओनली। 3 से 2 वाली आपको लाइन मिलेगी जिसका वेवलेंथ यहाँ पर, जिसकी जो एनर्जी होगी 1.89 होगी। आपको 2 से 1 वाली भी लाइन मिल जाएगी यहाँ पे, जिसकी एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकता है तो 3 से 1 में डायरेक्टली जंप कर दे, ठीक है। तो 3 से 1 वाला भी आपको मिलेगा जो कि एग्जैक्टली वही होगा 12.09। तो 12.09 आप देख सकते हो कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में भी प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर इसमें ये एमिशन में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन एमिशन में हमेशा कुछ और एक्स्ट्रा भी होंगे, जैसे 1.89 भी हो गया, 10.2 भी हो गया यहाँ पर इसमें। तो एमिशन में थोड़ी ज़्यादा लाइन्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो लाइन एब्जॉर्प्शन में होगी वो एमिशन में तो ज़रूर प्रेजेंट होगी यहाँ पर। तो एमिशन में लाइन्स हमेशा यहाँ पर ज़्यादा ही आएंगी। तो वही यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश की गई इसमें कि जो यहाँ पे डार्क लाइन है वो यहाँ पे ब्राइट लाइन की तरह दिख रही है, एमिशन में वो लाइन्स दिख रही है यहाँ पे, जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थी वो प्रेजेंट थी यहाँ पर एमिशन में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रल सीरीज जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है उस एमिशन स्पेक्ट्रा में कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हो रहा है उसके आधार पर कई सारे इसको नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज़।
लाइमन सीरीज़ किसको बोलेंगे यहाँ पे, तो किस तरीके के ट्रांजिशन को लाइमन सीरीज़ में रखा गया है, तो ऐसे ट्रांजिशन जो किसी हायर स्टेट से n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, जैसे n इज इक्वल 2 से 1 में आता है, 3 से 1 में आता है, 4 से 1 में आता है, इस तरीके के ट्रांजिशन को हम लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। अब इसमें भी कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का मतलब है कि 2 से 1 में आना, सेकेंड लाइन का मतलब हो जाएगा 3 से 1 में आना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट लाइन। और जो लास्ट लाइन होगी जिसको हम सीरीज़ लिमिट बोलते हैं, तो लास्ट लाइन का मतलब होता है कि इन्फिनिटी से 1 में आना, और ऑब्वियस है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो एक तरीके से मैक्सिमम एनर्जी होगी यहाँ पर। इसमें लाइमन जो सीरीज़ होती है वो किस में लाई करती है, उसमें जो ट्रांजिशन होते हैं उससे जो फोटोन्स एमिट होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से रिलेटेड होते हैं। अब ये पता कैसे लगा कि अल्ट्रा वायलेट से होंगे यहाँ पर, तो आप ये देखो कि यहाँ पर इसमें मैक्सिमम एनर्जी तब हो गया जब इन्फिनिटी से 1 में आए, ठीक है, इन्फिनिटी से 1 में आए तो कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी 13.6, और अगर 2 से 1 में आएगा तो 10.2। इसके अगर आप वैलेंथ निकालोगे यहाँ पे 1240 डिवाइड बाई एनर्जी करके, तो नैनोमीटर में ये आ जाएगा, तो 90 से 120 के आसपास का रेंज है, और ये जो रेंज है वो आपका अल्ट्रा वायलेट से मैच करता है। तो हमने बोल दिया कि इसमें जो भी रेडिएशंस हो रहे हैं वो अल्ट्रा वायलेट के हो रहे हैं। ये थोड़े डेटाज आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखने चाहिए कि इसमें एनर्जी रेंज कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ रेंज किस तरह से निकालेंगे, ये सब क्लियर होना चाहिए। बामर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन किसी हायर स्टेट से n=2 में हो रहा है, तो n=2 के बाद तो अगला हायर स्टेट क्या आएगा, n=3 आएगा। तो इसके फर्स्ट बामर लाइन जो होगी वो 3 से 2 वाली होगी, लास्ट वाली इन्फिनिटी से 2 हो जाएगी, जिसको हम सीरीज़ लिमिट बोलते हैं। इसमें जो एनर्जी का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो 3 से 2 वाली होगी जो कि 1.89 हो जाएगी, और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इन्फिनिटी से 2 वाली होगी तो 3.4 हो जाएगी। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हो इस सीरीज़ के लिए। ये वेवलेंथ 364, 656 जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, तो इनके बीच में ये वेवलेंथ आती हैं, और आप देख सकते हो कि ये विजिबल रेंज की वेवलेंथ है, ठीक है। तो विजिबल रेंज की वेवलेंथ आ रही है यहाँ पर बामर, तो बामर जो होता है वो आपका विजिबल रेंज में होता है, विजिबल रीजन में होता है। और बामर में ही यहाँ पे कुछ और टर्म्स यहाँ पर निकाल दिए गए हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करता है तो उसको बोल देते हैं H अल्फ़ा लाइन, ठीक है। इसकी एनर्जी इतनी होती है और आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा 656.3। 4 से 2 में अगर जंप करता है तो H बीटा बोल देते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे टर्म्स इसमें निकाल दिए गए हैं। इसके बाद बाकी आप नाम ध्यान रखो कि बस कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो क्वेश्चन किसी हायर से 3 में आएंगे, ब्रैकेट किसी हायर से n=4 में आएंगे, फंड हायर से n=5, हमफ्री हायर से n=6, और आप इन सभी में यहाँ पर ये निकाल सकते हो मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ वगैरह क्या होगी। लेकिन लाइमर और बामर के ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से इसको लिख दिया है। बाकी जो भी हैं वो सभी इंफ्रारेड, यानी कि एनर्जी लगातार घटती जा रही है, एनर्जी घटती जा रही है तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। बढ़ती वेवलेंथ जो होगी वो रेड वाले रीजन को क्रॉस करके इंफ्रारेड, फिर फार इंफ्रारेड, डीप इंफ्रारेड, इस तरीके से वो पहुँचता जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ लाइन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रा। तो बहुत बार हमें कई बार ये कैलकुलेट करना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है n=4 में था और उसके बाद में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर एमिट कर सकता है, इस तरीके का जो भी सैंपल है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखो कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ लाइन्स बन सकती हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इससे हमारा थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाए इस टॉपिक के बारे में। सपोज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो nth लेवल पे पहुँचा हुआ है, ठीक है। इसका जो क्वांटम नंबर n में इलेक्ट्रॉन हमारा पहुँचा हुआ है यहाँ पर इसमें। अब इलेक्ट्रॉन पहुँचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर हाई है उनका, और वो nth एनर्जी स्टेट में है यहाँ पर, ठीक है। अब बीच में इधर ये कई सारे एनर्जी स्टेट है, n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट करके सपोज़ यहाँ पे ये 5 हो गया, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से हो गया। तो अब क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कई सारे हैं, अब ये जो कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई n से डायरेक्टली n-2 में आ जाए, हो सकता है कोई n से डायरेक्टली n=1 में जंप कर दे, हो सकता है कोई यहाँ से ये 5 में आ जाए और 5 में आने के बाद में ये 3 में आए, फिर 3 से आने के बाद में हो सकता है ये फिर 2 में भी आ जाए, फिर ये 1 में आ जाए। इस तरह से ये डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए n=1 में आ सकते हैं। कोई डायरेक्टली n=3 में भी जंप कर सकता है, 3 के बाद में वो डायरेक्टली 1 में जंप कर सकता है यहाँ पर इसमें। तो इस तरीके से कितने एमिशंस हमको मिलेंगे, कितनी वेवलेंथ हमको एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलेंगी, वो हमको पता करना है यहाँ पर इसमें।
तो ऑब्वियस है कि मैं ऐसे एक एक करके तो देखूंगा नहीं, यहाँ पर इसमें कोई ना कोई हमें टेक्निक यहाँ पर निकालनी पड़ेगी जिससे कि हम डायरेक्टली अंदाज़ा लगा लें कि भाई कितनी लाइन्स यहाँ पर बनेगी। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है तो उससे हमें कितनी लाइन्स मिलने वाली हैं। तो आप ये देखो कि कोई भी लाइन जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, कोई भी वेवलेंथ आप यहाँ पे निकालते हो तो कैसे निकालते हो, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको बस इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए होती है कि भाई n2 से n1 में आ रहा है, तो अगर कोई एक इस तरीके का पेयर आपको मिल जाए n2 n1 वाला, तो उससे जो वेवलेंथ होगी वो हमेशा यूनिक वेवलेंथ आएगी। जैसे अगर आपको बोलते हैं कि 5 और 4, 5 से 4 में ट्रांजिशन हो रहा है तो इसकी वेवलेंथ कुछ अलग होगी, 4 से 3 वाले से डिफरेंट होगी, 3 से 2 वाले से और डिफरेंट होगी। आप कोई भी यहाँ पर इस तरीके का एक पेयर बना लो, ठीक है। ये पेयर 5 से 3 का भी हो सकता है, ये पेयर 4 से डायरेक्टली 1 का भी हो सकता है। तो कोई भी आप इस तरीके का पेयर बनाओ तो सब में आपको यूनिक वेवलेंथ, यूनिक एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर इसमें। तो जब भी आपको यहाँ पर ये पता करना है कि कितनी यहाँ पर मेरे को लाइंस मिलेंगी, कितनी वेवलेंथ मिलेंगी, तो आप ये देख लो इस तरीके के पेयर्स यहाँ पर कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो nth स्टेट में है तो हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके के n लेवल्स हैं। इन n लेवल्स में से आप यहाँ पे दो के इस तरीके के पेयर अगर आप बनाओगे तो कितने पेयर्स बना सकते हो। तो बस यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स जो होंगी, कितनी लाइन्स इस तरीके का जो सैंपल है वो एमिट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स। आप कितने इस तरीके के पेयर्स बना सकते हो, 5 4 4 3 5 2 2 1, इस तरह कितने पेयर्स यहाँ पर बनेंगे। तो मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आप यहाँ पर ये आपके पास में टोटल ये n ऑप्शंस हैं और उन n ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे 2 सेलेक्ट करके पेयर्स बनाते चले जाने हैं, ठीक है। पेयर बनाना है, ट्रिपलेट नहीं बनाना है। तो NC2 अगर आपको 3 सेलेक्ट करने होते तो NC3 कर देते हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं तो NC2 कर दें यहाँ पर। और ये जो NC2 होता है इसके जो वैल्यू होती है वो n × n-1/2। तो आपको ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को याद रख लेना है। अगर ये nth एनर्जी स्टेट में है तो इतनी लाइंस आपको यहाँ पर मिलेंगी ग्राउंड स्टेट तक आने में, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मान लीजिए n = 4 है, तो n = 4 या छोटा एग्जांपल लेते हैं n = 3 है। तो n = 3 है तो उससे मेरे को कितनी लाइंस मिलेंगी यहाँ पे, तो 3 × 3 - 1/2, तो यहाँ से 3 लाइंस मिलेंगी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 3 2 1। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे यहाँ पे, 3 से 1 में डायरेक्टली आ जाए, 3 से 2 में चला जाए, उसके बाद 2 से 1 में चला जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अगर n = 4 में है आपका इलेक्ट्रॉन तो इससे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, कितनी लाइंस बन सकती है यहाँ पर इसमें, तो 4 × 4 - 1/2, तो 4 × 3 12/2, 6 हो जाएगा। 6 लाइंस बननी चाहिए। अब 6 लाइंस कैसे बनेंगे यहाँ पर इसमें, तो ये 4 3 2 1। अब जितने ज़्यादा आप नंबर लोगे थोड़ा आपको यहाँ पर लिखने में उतने कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे ज़्यादा होंगे इसमें। तो 4 से डायरेक्टली 1 में जा सकता है, 3 से डायरेक्टली 1 में जा सकता है, 2 से डायरेक्टली 1 में जा सकता है, 4 से वो 3 में चला जाए, 3 से फिर वो 2 में चला जाए, 2 से 1 वाला ऑलरेडी हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं इसमें, फिर उसके बाद में 4 से वो डायरेक्टली यहाँ पर 2 में चला जाए। तो आप ये देख सकते हो कि 6 इस तरीके के यहाँ पर ये पेयर्स बनेंगे। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 6 लाइंस बनेंगी यहाँ पर इसमें। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर याद रख लेना होगा कि कितने नंबर ऑफ़ लाइंस कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसमें। अब कई बार इसमें बहुत रेयर केसेस में, ठीक है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो आपको प्रॉपर हिंट मिल जाए अगर किसी क्वेश्चन में, तभी आप इस चीज़ का यूज़ करना कि सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास में, ठीक है। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फिर उस केस में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लाइंस कितनी बनेंगी, जैसे मान लीजिए अगर मेरे से पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो n = 3 में है, अल्टीमेटली इसको ग्राउंड स्टेट में आना है, तो इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और इसको यहाँ पर n = 1 में आना है, 3 से 1 में आना है सपोज, तो ये कितने लाइंस एमिट करेगा। तो इसका डायरेक्ट कोई जवाब ही नहीं होगा। फिर तो हो सकता है कि ये 3 से 1 में ही आ जाए। अगर ये डायरेक्टली 3 से 1 में आ गया तो एक ही लाइन एमिट किया इसने, लेकिन हो सकता है कि ये 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आया यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये 3 से 2 में आ सकता है और उसके बाद 2 से यहाँ पर ये 1 में आ सकता है। तो फिर ये कितनी लाइन एमिट करेगा यहाँ पे, 2 लाइंस।
तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन दिया जाए और फिर पूछा जाए कि कितनी लाइन वो एमिट करेगा, तो उसका फिर कोई आंसर हमारे पास में होगा नहीं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये n=4 में अगर है तो डायरेक्टली 4 से 1 में भी आ सकता है, तो एक ही लाइन हुई फिर तो यहाँ पर ये ओनली 1 लाइन इज़ देयर। फिर ये बिल्कुल घूमते घूमते आ सकता है, बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो फिर यहाँ पर ये 4 से 3 में चला गया, फिर 3 से 2 में चला गया, फिर 2 से 1 में चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 लाइन्स हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इसने थोड़ा सा रूट चेंज किया कि 4 से ये 3 में गया और उसके बाद 3 से डायरेक्टली 1 में चला गया, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन्स कितने हो गए? 2 लाइन्स हो गई। फिर तो यहाँ पर ये 2 लाइन्स एमिट कर रहा होगा। तो कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितनी लाइन्स एमिट कर सकता है। अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी एमिटेड, तो मैक्सिमम लाइन तो आपको दिख रहा होगा कि तभी एमिट करेगा जब यहाँ पर ये एक एक स्टेप चलता हुआ है, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में आए, इस तरीके से। और अगर आपके पास में इस तरीके से ये 3 में अगर है तो बीच में ऐसे 2 ही गैप क्रिएट होंगे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 2 गैप्स क्रिएट होंगे। अगर यहाँ पे 4 में तो कॉन्जिक्यूटिव 3 गैप्स क्रिएट होंगे इस तरीके, 4 से 3, 3 से 2, 3 और 2 से 1 यहाँ पे। अगर ये n में था तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे? n-1। तो अगर ये n में है तो आंसर फिर यहाँ पर हो जाएगा n-1। लेकिन इसको यूज़ करने में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, और जब बिल्कुल प्रॉपर हिंट मिल जाए कि ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड वी हैव टू फाइंड दिस, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज लिखते समय उनका ध्यान नहीं होता और वो कई बार इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ठीक है, कई बार तो इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो अब जिन लोगों ने इस तरीके से इनको पढ़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन देखते ही ये वाला यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ मिल जाता है तब वो ये वाला यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अगर ये वर्ड यूज़ नहीं किया है कि मैक्सिमम निकालो, तब भी आप यही फार्मूला यूज़ करोगे। आप मान के चलो कि 99.99% आपको यही फार्मूला यूज़ करना है, n×n-1/2। अगर आपको इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिले और उसके साथ साथ ये लिखा हुआ मिले कि मैक्सिमम नंबर आप निकालो, तब जाकर के आपको सोचना है कि वी हैव टू यूज़ दिस। इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं रिकॉयल ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो जब भी हाइड्रोजन एटम में से फोटोन जब बाहर आता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर इनिशियली रेस्ट पर है और इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में हो रहा है, तो फोटोन निकलता है। और जब फोटोन यहाँ से निकलता है तो किसी मोमेंटम के साथ निकलता है, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इनिशियली अगर ये रेस्ट पर था तो मोमेंटम 0 था, और सपोज़ फोटोन अगर इस डायरेक्शन में गया है तो उसके अपोजिट यहाँ पर हाइड्रोजन को रिकॉयल करना पड़ेगा, इधर इसको वेलोसिटी मिल जाएगी जिससे कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। तो अगर मुझे यहाँ पर ये सब कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो ये कैलकुलेशन आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। जो ये फोटोन यहाँ से गया, इस फोटोन की वेवलेंथ आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे, और ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो भी तरीके होते हैं कि 1/λ = r/z², 1/n1² - 1/n2², या फिर जो लैम्डा कैलकुलेट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे hc/Δe। अगर हमें डेल्टा डायरेक्टली पता है कि कहाँ से कहाँ एनर्जी का यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है और उसका डिफरेंस पता है, तो इसका यूज़ करके भी लैम्डा निकाल सकते हैं। तो एनी हो, अगर हमको लैम्डा यहाँ पर पता है तो जो फोटोन है वो फोटोन यहाँ पर किस मोमेंटम के साथ गया होगा, इसका जो मोमेंटम रहेगा फोटोन का वो रहेगा h/λ। और क्योंकि मोमेंटम इनिशियली 0 था यहाँ पे, तो इसका जो ही मोमेंटम है फोटोन का, इसके जस्ट अपोजिट इक्वल मोमेंटम यहाँ पर इस हाइड्रोजन का भी होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर ये 0 था और अब यहाँ पर ये h/λ माइनस मास, हाइड्रोजन एटम का मास अगर m है, m, और यहाँ पे रिकॉयल वेलोसिटी vr, r यहाँ पर रिकॉयल के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आप यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, mvr = h/λ, और उससे यहाँ पर आप ये vr कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ vr। तो दिस इज़ कैलकुलेशन ऑफ रिकॉयल वेलोसिटी। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से वैसे सही नहीं है, अप्रॉक्सीमेटेड है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड भी ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे देता है। इससे कुछ खास फ़र्क पड़ता ही नहीं, बहुत ही मामूली सा फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि अप्रॉक्सीमेटेड कैसा है, इसमें हमने क्या अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लिया है, अप्रॉक्सीमेटेड यहाँ पर ये किस तरीके से है वो देखना है।
तो इसके जो पूरी करेक्ट कैलकुलेशन है उस पर आते हैं कि पूरी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसके हम किस तरीके से करेंगे। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैथमेटिकल इतनी आसान होती नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी और हम किस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं पहले वाली कैलकुलेशन में। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जो भी हमने कैलकुलेशन करी है ये वाली, इसी का यूज़ करना है। बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाए कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन और इस अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, तब हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये देखो कि जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, ठीक है, सिस्टम यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इस एनर्जी का सोर्स क्या है, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। फोटोन के पास काइनेटिक एनर्जी, फिर उसका जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ रही है ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है और उस लॉस से ही यहाँ पर ये एनर्जी जनरेट हो रही है, जो फोटोन के पास भी है और कुछ हिस्सा उसका यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम के पास भी है। लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या दिखा रहे हैं, हम कैलकुलेशन में दिखा रहे हैं कि फोटोन के पास, क्योंकि हम फोटोन के जब वेवलेंथ यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस फोटोन के वेवलेंथ में हमने ये पूरी एनर्जी एक तरीके से फोटोन के लिए ही रख दी। जो डेल्टा ई था वो एनर्जी का डिफरेंस था बिटवीन द टू लेवल्स, और इसी का डायरेक्ट यूज़ करके हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया और एक तरीके से हमने यहाँ पर ये बोल दिया कि जो भी ट्रांजिशन में ये एनर्जी निकल रही है वो पूरी की पूरी फोटोन को ही मिल रही है। ठीक है, अगर पूरी की पूरी फोटोन को एनर्जी मिल रही है, जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से, तो फिर हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो हाइड्रोजन के पास भी तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है यहाँ पर इसमें। तो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उसमें हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो डेल्टा ई है यहाँ पर, ये डेल्टा ई ये डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स के बीच का, जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इतनी एनर्जी को, और ये जो लॉस्ट एनर्जी है, ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस दो लोग शेयर कर रहे हैं। फोटोन भी शेयर कर रहा है और उसको यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन एटम भी शेयर कर रहा है। तो फिर उस केस में वेवलेंथ यहाँ पर फिर इसकी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फिर उस केस में यहाँ पर, क्योंकि आप तो वेवलेंथ किससे निकाल रहे हो, पूरी एनर्जी इसको देकर के वेवलेंथ निकाल रहे हो, लेकिन अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एनर्जी तो इतनी ही है लेकिन ये एनर्जी दोनों शेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो 10.2 में से हो सकता है कुछ हिस्सा इसको मिल गया और कुछ हिस्सा यहाँ पर फोटोन को मिल गया, और पूरी तरह से 10.2 फोटोन को ना मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसके जब मैं एनर्जी लिखूँगा तो इसकी एनर्जी में कुछ, अब मैं लैम्डा डेस का यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं उस लैम्डा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो इस मेथड से आ रहा था। ऐसे बाय लैम्डा डेस प्लस हाफ एम वी आर इज़ रिक्वायर्ड वेलोसिटी वी आर का स्क्वायर। तो ये चेंज यहाँ पर किया गया आपके बार। इसमें कंप्लीटली जो एनर्जी है वो फोटोन को नहीं मिल रही है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी में भी जा रहा है यहाँ पर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पर ये हो गई, क्योंकि इसमें आपके बार दो अननोन हो गए वी आर और लैम्डा डेस। लेकिन होता है यहाँ पर ये, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू फोटोन, फोटोन का तो मास होता ही नहीं है तरीके से, तो जो सारी एनर्जी है वो सारी एनर्जी फोटोन ही लेकर के जाता है करीब करीब। हाइड्रोजन एटम के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है बहुत ही कम आती है, तो उससे हमारा पहले मेथड से कम चल जाता था। अब दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से लगाएंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन विल बी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगेन इस इक्वेशन उस तरीके की बन जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा डेस। और ऑब्वियस है क्योंकि अब के बार हम बोल रहे हैं कि जो डेल्टा ई एनर्जी है, डेल्टा ई में से कंप्लीटली इसको नहीं मिलेगा, एनर्जी थोड़ी सी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट मेथड। इसमें एनर्जी फोटोन को कम मिलेगी। अगर एनर्जी फोटोन को कम मिलेगी तो लैम्डा डेस जो होगा वो लैम्डा जो ऊपर हमने लिखा हुआ उससे ज़्यादा ही होगा। लैम्डा ज़्यादा होने का मतलब जो एनर्जी है वो यहाँ पर कम हो गई है। अगर आप 1 और 2 का यूज़ करके लैम्डा डेस का आंसर निकालोगे तो ये लैम्डा के बहुत ही करीब होगा, यहाँ पे बहुत मामूली सा डिफरेंस आता है। HCV में एक क्वेश्चन है, वहाँ पर ये परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, आप उसको देख सकते हो, उसमें बहुत ही कम डिफरेंस आता है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन स्टेट हैविंग बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्स ट्रांजिशन टू ए स्टेट विद एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कम्प्लीटली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए टर्म्स के बारे में कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो किसी स्टेट की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, आप जो एनर्जी वहाँ पर लिखी होती है माइनस हटा करके बस आप बात कर लो। जैसे अगर मैं n=1 की बात करूँ तो n=1 में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 हो जाएगी, n=2 के लिए 3.4 हो जाएगी। इसमें यहाँ पर हम ये
जो एनर्जी लेवल्स हमने कैलकुलेट किए थे उसका डायग्राम भी है और यहाँ पे इसके साथ साथ ही रखते हैं। ये लेवल्स के आंसर आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस में कर पाओगे, क्योंकि आप देखो डायरेक्टली डेटा के टर्म्स में बात हो रही है इसमें। तो 0.85 बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 वाले को अगर आपको फ्री कराना है तो 0.85 देना पड़ेगा। बैक से ट्रांजिशन टू ए स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब किस में था, n इज इक्वल टू 4 में था, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जिसके 0.85 हो, ऐसा स्टेट n इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 में था और वहाँ से ट्रांजिशन करता है किस में, और स्टेट विद एक्साइटेशन एनर्जी 10.2। तो 10.2 एक्साइटेशन एनर्जी किसकी होती है, n इज इक्वल टू 2 की होती है। 1 से 2 में ले जाने के लिए मेरे को 10.2 चाहिए होता है। तो n इज इक्वल टू 4 से ये जंप करता है n इज इक्वल 2 में। तो कितनी एनर्जी यहाँ पर होगी, तो 4 और 2 का डिफरेंस निकालो। तो 4 और 2 का अगर आप डिफरेंस निकालो तो ये डिफरेंस 2.55 आता है। तो दिस डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2.55। अगर आपको ये डेटाज याद हैं तो बहुत आसानी से फटाफट आप यहाँ पर ये कर सकते हो, ये सब आंसर्स निकाल सकते हो। अदरवाइज कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन हमने कर रखी पहले। वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय 2.55, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर में आएगा, और ये जो आंसर यहाँ पर आता है, दिस आंसर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 486.3 नैनोमीटर। तो दिस इज़ द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द एनर्जी नीडेड टू डिटेच द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है और हाइड्रोजन लाइक है यहाँ पर, ये इस 4 रिडबर्ग। तो 1 रिडबर्ग जो एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है, 13.6। दिस इज 1 रिडबर्ग एनर्जी। अब यहाँ पर इसके लिए 4 रिडबर्ग चाहिए, तो 4 रिडबर्ग का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 13.6। तो ऐसा कौन सा एटम है या आयन है जिसमें 4 टाइम्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप देख सकते हो कि 13.6 Z²/n² इस तरीके का आता है यहाँ पर। तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए भी n = 1 होगा, और हीलियम वगैरह जो भी उसके लिए भी n = 1 होगा। तो 13.6 4 से मल्टीप्लाई हो, इसके लिए Z यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 2। तो यहाँ पे जो Z है बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से 2 के बराबर है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो जो वेवलेंथ है यहाँ पर, वो वेवलेंथ यहाँ पर कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर आप एनर्जी लेवल्स इनके ड्रॉ कर लो। जैसे अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए 13.6 होता है, बाकी के लिए 13.6 × Z² का बस फैक्टर यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये -3.4 होता है, Z² का फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा इसमें। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी Z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10.2 Z², ठीक है। Z² यानी कि Z यहाँ पे 4 है, तो 40.8 हो जाएगा। तो 40.8, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा यहाँ पे ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और इससे जो वेवलेंथ मिलेगी हमको यहाँ पे, वो वेवलेंथ हो जाएगी यहाँ पे 40.8 से डिवाइड करके यहाँ पर ये हो जाएगा 30.4 नैनोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में वेवलेंथ का आंसर 30.4। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर दिस एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस का जो एक्सप्रेशन बनता है वो R0 n²/z, ये बनता है यहाँ पर इसमें। तो n = 1 है, Z2 है यहाँ पर, तो R0/2 हो जाएगा। तो R0 की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रम में होता है यहाँ पर ये, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 तो अप्रोक्सीमेटली 0.26 के आसपास पहुँच जाएगा। तो 26 एंगस्ट्रम, दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसके बाद, अ बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिटवीन 450 नैनोमीटर टू 550 नैनोमीटर passes through a sample of hydrogen gas, which wavelength will have the least intensity in the transmitted beam। तो सपोज यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फिल्ड है और ये बीम यहाँ पर आ रही है, और इस बीम में हमें बता रखा है कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है। तो 450 नैनोमीटर से लेकर के 550 नैनोमीटर इस वेवलेंथ की यहाँ पर लाइट आ रही है। इस लाइट की एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम मैक्सिमम वो निकाल लो। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है उससे मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उससे मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। अगर आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो कैलकुलेशन करने के लिए फिर वही है 1240 डिवाइड बाय 550 से मिनिमम आपका आएगा, और 1240 डिवाइड बाय 450 इससे मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। तो जो मिनिमम एनर्जी आएगी वो आएगी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो यहाँ पे आएगी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब जो फोटोन्स आ रहे हैं उन फोटोन्स की जो एनर्जी की रेंज है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इस रेंज के फोटोन आ रहे हैं। अब ये फोटोन आ तो रहे हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे वो देखना पड़ेगा हमको इसमें। और क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि ये जो सैंपल है वो किस स्टेट में है, वो ग्राउंड स्टेट में है या किस में है। और अगर ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में तो मिनिमम 10.2 चाहिए होता है इसको एक्साइट करने के लिए। तो ग्राउंड स्टेट में तो हमें मान करके यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे इसको, तो हमें यहाँ पर अज्यूम करना चाहिए कि किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, हर तरीके के स्टेट अवेलेबल है। तो आप बस अब ये देखो कि हर तरीके की स्टेट यहाँ पर अवेलेबल है। कोई इलेक्ट्रॉन n=1 में है, कोई ग्राउंड स्टेट में है, कोई n=2 में भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन n=3 में भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करेगा। तो अब ये किन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ऐसे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि ये किसी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा सके। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फोटोन हैं जो कि लोअर से हायर में ले जा सकते हैं और इस रेंज में लाई भी कर रहे हैं, 2.25 से लेकर के 2.75 के रेंज में लाई कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर इस तरीके के ट्रांजिशन होंगे, तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ 1 से किसी हायर स्टेट में अगर होते हैं, यहाँ पर आप केसेस बना करके माइंड में लेके चलो कि आप ये मान के चलो कि सपोज़ n=1 से किसी हायर लेवल में यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो 1 से जब हायर लेवल में जाओगे तो कम से कम 10.2 की रिक्वायरमेंट है। 1 से 2 में जाने के लिए 10.2, 1 से 3 में जाने के लिए 12.09, 1 से 3 इस तरीके से 4 में जाने के लिए 12.75। तो कम से कम 10.2 की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 10.2 आपको चाहिए होगा, तब जा करके आप 1 से किसी हायर लेवल में जाओगे। तो 10.2 का तो यहाँ पे मामला है ही नहीं इसमें, तो ये तो 2.25 से लेकर 2.75 है। तो ऐसा कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा जो 1 से किसी हायर एनर्जी लेवल में होता हो। अब आप ये देखो कि 2 से किसी हायर एनर्जी लेवल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो 2 से 3 में जाने के लिए 1.89 चाहिए होता है, ये मिनिमम है। ठीक है, और 2 से सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर तक इन्फिनिटी तक जाने के लिए 3.4 चाहिए होता है। तो 2 में जो ट्रांजिशन होते हैं वो इस रेंज के अंदर होते हैं, और हमारा यहाँ पर ये रेंज इसी में फिक्स हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब इस रेंज में भी कौन सा फिट बैठेगा, तो 2 से 3 में तो 1.89 चाहिए, तो 1.89 तो इस रेंज से बाहर है। 2 से 4 में आपको कितना चाहिए, 2.55 चाहिए। तो 2.55 वाला यहाँ पर एक तरीके से यस अभी फ़िलहाल हमारे लिए। उसके बाद 2 से 5 के लिए 2.86 चाहिए, तो 2.86 भी इस रेंज से बाहर हो गया, तो फिर 2.86 भी नहीं आएगा, 2.55 आया सिर्फ। अगला अगर आप यहाँ पे लो 3 से किसी हायर एनर्जी लेवल में, तो 3 से किसी हायर एनर्जी लेवल में, तो 3 का देखो -1.51 है, और 3 से 4 यानी कि जो मिनिमम यहाँ पर चाहिए वो 0.66 चाहिए, और जो मैक्सिमम यहाँ पर चाहिए इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए 1.51 चाहिए। ऑब्वियस है कि ये रेंज भी इस रेंज से बाहर है, और इसके बाद बाकी ऊपर जाओगे तो और ये रेंज कम होती चली जाएगी, तो उस रेंज से बाहर ही हो जाएगा। तो जो सारा हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है कि बस एक ही वेवलेंथ ऐसी है जिसको यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो है 2.55 की। तो जब ये यहाँ पर ट्रांसमिटेड बीम हम लेंगे इसमें, तो ट्रांसमिटेड बीम में 2.55 की इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, सबसे कम इसी की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ इसके अगर 100 फोटॉन्स यहाँ पर थे 2.55 के, अगर यहाँ पर लेट्स से 100 फोटॉन्स थे यहाँ पर, तो हो सकता है कि यहाँ पे 2.55 के 20 फोटॉन्स रह गए हों और 80 फोटॉन्स उसके एब्जॉर्ब हो गए, ऐसा हो सकता है। तो 2.55, तो विच वेवलेंथ विल हैव द लिस्ट इंटेंसिटी इन ए ट्रांसमिटेड बीम, तो 2.55 के कॉरस्पॉन्डिंग आप लैम्डा निकाल लो, 1240 डिवाइड बाई 2.55, और ये 486.3 कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो 486.3 की इंटेंसिटी यहाँ पे सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। अ फिल्टर ट्रांसमिट्स ओनली द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन 440 नैनोमीटर। Radiation from a hydrogen discharge tube goes through such a filter and is incident on a metal of work function 2 electron volt. Find the stopping potential which can stop the photoelectrons. तो एटॉमिक और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कोई फिल्टर है, दिस इज सम फिल्टर हियर। सपोज यहाँ पे कोई फिल्टर है, इस फिल्टर पे जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो रेडिएशन कहाँ से आ रहे हैं, तो किसी हाइड्रोजन गैस से आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस से जो रेडिएशंस आएंगे, तो हाइड्रोजन गैस कौन से रेडिएशन एमिट करती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, तब जो रेडिएशंस एमिट करते हैं वो रेडिएशंस यहाँ पे आते हैं। अब ये यहाँ तो बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे होंगे इस फिल्टर पे, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही को यहाँ पे बाहर जाने दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इतने सारे आ रहे हैं उसमें से कुछ ही को इधर जाने दे रहा है यहाँ पर ये, और किसको जाने दे रहा है यहाँ पर, जिनकी वेवलेंथ 440 से ज़्यादा है। तो लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 440। आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो एनर्जी का डेटा हमको ज़्यादा याद रहता है।
तो एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एनर्जी अगर लैम्डा इससे ज़्यादा है तो एनर्जी इससे कम है, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लैम्डा इससे ज़्यादा है तो 440 कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही मैक्सिमम एनर्जी, उसके बाद तो एनर्जी कम होती चली जाएगी अगर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो 1240 डिवाइड बाई 440 आप कर लोगे यहाँ पर, और इससे जो एनर्जी का आंसर मिलेगा आपको 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फ़िल्टर ऐसा है जो कि इस एनर्जी से कम फोटोन वालों को ही इधर से निकलने दे रहा है, इससे ज़्यादा एनर्जी के जो फोटोन्स हैं उनको यहीं पर रोक ले रहा है। तो जो ही फोटोन्स इधर से फ़िल्टर से होकर के जाएंगे वो इस एनर्जी से कम होंगे, 2.81 से कम होंगे, और अल्टीमेटली ये सब के सब जो हैं जा कहाँ पर हैं, तो यहाँ पे कोई मेटल है, दिस इज सम मेटल जिसका वर्क फंक्शन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी रेडिएशंस आ रहे होंगे वो रेडिएशंस 2 से लेकर के 2.81 के बीच के जो रेडिएशंस आ रहे होंगे वही हमारे काम के हैं इसका मतलब, क्योंकि वर्क फंक्शन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का तो अगर आएगा तो चलेगा नहीं, तो यहाँ तो 2.81 से कम का ही है, तो 2.81 से कम का है तो हमको चाहिए इस रेंज में, अगर इस रेंज में होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर हो पाएगा। अब ये वाली जो रेंज है वो रेंज हमको मिलेगी कहाँ पर, ठीक है, तो ये जो रेंज है ये रेंज कहाँ पर मिलेगी, तो अगेन मैं यहाँ पर जो हमारा डायग्राम था उस डायग्राम को मैं लेकर के आता हूँ। ये डायग्राम बहुत ही काम का है और ये वैल्यूज़ अगर आपको याद रहती है तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को टेकल कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये जो रेंज है 2 से लेकर 2.81, तो ये रेंज ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लाइमन सीरीज में तो कम से कम जो मिलेगा वो 10.2 मिलेगा हमको। फिर उसका अगर हम बामर सीरीज़ में जाते हैं तो बामर सीरीज़ में हमको कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो बामर सीरीज़ जो आपकी होती है उसमें आपको जो मिलता है वो 1.89 से लेकर के 3.4 वाले मिलते हैं आपको बामर सीरीज़ में। तो बामर सीरीज़ में ही ये लाइक कर रहा है 2 से लेकर के 2.81, तो ये बामर सीरीज़ का ही रेडिएशन है जो कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकता है। अब 2 से लेकर 2.81 ऐसा नहीं कि सारे मिलेंगे हमको, 2 से 2.81 में कुछ मिलेंगे जो कि यहाँ पर अवेलेबल होंगे वही, ऐसा नहीं कि आपने आंसर दे दिया 2.81 उससे अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर 0.81 वोल्ट कर दिया, ऐसा नहीं। 2.81 वाला मिलेगा तभी तो आएगा, हाइड्रोजन में अगर 2.81 वाला अवेलेबल होगा तभी तो यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन क्या 2.81 वाला अवेलेबल है, कौन से अवेलेबल है वो देखो। तो मिनिमम 1.89 मैक्सिमम 3.4, तो 1.89 अवेलेबल है, उसके बाद में अगला जो अवेलेबल है वो आपका यहाँ पर कितना 2.55, उसके बाद जो अगला अवेलेबल है वो 2.86, तो उसके बाद तो और ज़्यादा वाला ही होगा, 2.86 से ज़्यादा वाला होगा, तो इधर का तो इसको कट कर दो, 1.89 को भी कट कर दो, सिर्फ यहाँ पे 2.55 वाला ही है, तो 2.55 वाला ही है इसके अंदर ओनली, ठीक है, ओनली 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है सिर्फ, जो कि इस रेंज में लाई कर रहा है यहाँ पर। तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आएगा और उससे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप निकालोगे के मैक्स करके निकाल लो, तो 2.55 माइनस 2 तो 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये के मैक्स हो गया, और ये ई वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी एस इज 0.55 वोल्ट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस, तो ग्राउंड स्टेट में था और इतनी वेवलेंथ का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, कहाँ पर पहुँच गया पहले तो आप ये निकाल लो। तो उसके लिए आपको इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर। अब वैसे तो हम 1240 करते हैं, लेकिन अगर ये दिया तो हम ये यूज़ करेंगे, तो 12500, एक जीरो अगर बढ़ा हुआ तो एंगस्ट्रम में आएगा, फिर यहाँ पर 980। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके ये आंसर आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, तो 10.2 से तो कहाँ पहुँचता है 1 में, 2 पहुँचता है, फिर 12.09 से कहाँ पर पहुँचता है 3 में, फिर 12.75 से पहुँचता है 4 में। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 4 में पहुँच चुका है। और बोहर रेडियस यहाँ पर A0 है। बोहर रेडियस का मतलब है कि हाइड्रोजन के लिए n=1 की रेडियस। तो बोहर रेडियस के टर्म्स में इस पर्टिकुलर n=4 में रेडियस कितनी हो जाएगी, तो n=4 में वी वांट रेडियस, तो r A0 n²/z। तो A0 n² इज 4², z इज़ 1 ऑब्वियसली, तो 16 A0। तो आंसर इज सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज इज VL,
सीरीज लिमिट का मतलब होता है जो मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन होती है उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं, और लाइमन स्टार्टिंग वाली होती है। तो लाइमन दिस इज n इज इक्वल टू 1 में आने के लिए, और उसके बाद पी फंड के लिए पूछ रहे हैं, तो पी फंड के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा, तो लाइमन n इज इक्वल टू में आना बामर, फिर पाशन ब्रैकेट एंड फंड 5 हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पे लाइमन सीरीज़ है उसमें जो एनर्जी होगी लाइमन, जो मैक्सिमम एनर्जी होगी ये हो जाएगी आपकी 13.6, जेड तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाय एन स्क्वायर, तो एन भी 1 हो जाएगा यहाँ पर इसमें। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे पी फंड की बात करोगे तो सीरीज लिमिट इसके लिए, यानी कि इसके लिए जो डेल्टा ई मैक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा पी फंड के लिए, तो 13.6 इन्फिनिटी से आएगा, तो 13.6 जेड 1 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इज 25। और जो रेशो यहाँ पर एनर्जी में रहेगा वही रेशो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आप एनर्जी अगर 1/25 है तो फ्रीक्वेंसी 1/25 हो जाएगी कंपेयर टू लाइमन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अ गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉन्सिक्वेंटली द एटम एमिट 3 डिफरेंट लाइन्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम था, अब इनिशियली ग्राउंड स्टेट नहीं बोला गया, किसी भी स्टेट में हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, उसने यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब कितने की एनर्जी करी, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और किसी हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच गया। हायर एनर्जी स्टेट में पहुँचने के बाद में 3 डिफरेंट लाइन्स एमिट हो रही हैं। तो इससे आप ये निकाल लो कि जो हायर एनर्जी स्टेट है वो है कौन सी, तो n इंटू एन माइनस 1/2, ये एक तरीके से 3 है, तो इससे आप यहाँ पर n निकालोगे तो ये 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है जिसमें वो एक्साइट होके पहुँचा है वो n इज इक्वल 3 है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 लेवल्स आप बना लो। अब इसमें चक्कर यहाँ पर यह है कि अल्टीमेटली तो 3 में पहुँचा है, लेकिन 3 में या तो 1 से 3 में पहुँचा होगा या फिर 2 से 3 में पहुँचा होगा। अब मुझे पता नहीं है कि इनिशियली वो 1 में था या इनिशियली 2 में था, फाइनल मुझे पता है कि 3 में रहे। और फाइनल 3 हमने कैसे डिसाइड किया, तो इसने बता रखा है कि 3 डिफरेंट लाइन्स एमिट होती हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट लाइन्स। तो 3 डिफरेंट लाइन्स जब एमिट होंगी तो इसका मतलब है कि फाइनल n3 रहा होगा, लेकिन इनिशियल 1 भी हो सकता है और इनिशियली 2 भी हो सकता है, तो इनमें से कोई एक होगा। इसको डिसाइड करने के लिए अगली लाइन यहाँ पर दी गई है कि ऑल दी वेवलेंस आर ईदर इक्वल। जो भी 3 डिफरेंट लाइन्स आती हैं उन 3 डिफरेंट लाइन्स के जो वेवलेंथ होती है, ऑल दी 3 वेवलेंस आर ईदर इक्वल और स्मॉलर देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटोन, ठीक है। तो जो वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है वो वेवलेंथ या तो इक्वल है या फिर छोटी है देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटोन। तो इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और ये दोनों केसेस ले करके हम देख लेंगे कि कोई एक केस यहाँ पर फेल हो जाएगा। अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि लेट्स से 1 से 3 में ट्रांजिशन हुआ, सपोज 1 से 3 में ट्रांजिशन हुआ, तो 1 से 3 में अगर ट्रांजिशन हुआ तो 1 से 3 की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो 1 से 3 की जो एनर्जी वो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब ये जब यहाँ पर वापस आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट हो गया जो हमने इसको दिया। अब जब ये वापस आएगा तो वापसी में एक तो ये है यहाँ पर, और एक फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये होगा कि डायरेक्ट आ जाए, और एक ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, ये 3 लाइन्स हमको मिल रही है वापसी में। ऑब्वियसली कि ये तो 68 वाला ही हो गया, और इसकी वेवलेंथ तो लैम्डा नॉट के बराबर ही हो जाएगी। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले में एनर्जी जो होगी वो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, और लैम्डा इसका मतलब लैम्डा नॉट से ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है इसमें भी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसकी जो एनर्जी है वो 68 से कम ही होगी, यहाँ पर इसकी एनर्जी भी 68 से कम होगी, और इसका जो लैम्डा है वो भी लैम्डा नॉट से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर या तो लैम्डा नॉट के बराबर मिल रहा है या फिर उससे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि ऑल दी वेवलेंस आर इधर इक्वल, ठीक है, इक्वल वाला केस तो आ गया, और स्मॉलर देन, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब सेकंड वाला केस होना चाहिए, ठीक है, सेकंड वाला केस ट्रू लगता है। आप इसको एक बार वापस से प्रूफ भी कर सकते हो कि यही केस है कि ये 68 के बराबर है सपोज, और ये वेवलेंथ लैम्डा नॉट के बराबर है। जब वापसी होगी तो एक तो यही ऑप्शन हो गया, ठीक है, जिसमें इक्वालिटी हो गई, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक ये हो गया, और फिर उसके बाद में तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एक ये हो गया। रेड वाले के लिए ऑब्वियस है कि 68 से ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली गैप यहाँ पर कम होता जाता है। ये गैप अगर 68 है, 2 से 3 का अगर गैप, 2 से 3 का गैप अगर 68 है तो 1 से 2 का गैप ज़्यादा ही होगा।
तो दिस रेड एनर्जी इज ग्रेटर देन 68, ये 68 से ज़्यादा होगा यहाँ पर ये एनर्जी, और इसका मतलब वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम हो जाएगी। ये जो ग्रीन है ऑब्वियसली कि तो 68 से ज़्यादा है यहाँ पर ये, तो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से इसका मतलब कम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये केस यहाँ फिट बैठ रहा है। तो ये जो भी सारा एनालिसिस हमने किया, इससे हमको ये पता चल पाया कि जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ट्रांजिशन ये वाला है 2 से 3, और 2 से 3 का ट्रांजिशन में 68 चाहिए, लेकिन हमने हाइड्रोजन के लिए तो 1.89 पढ़ा था सिर्फ, ठीक है। तो 1.89, तो 1.89 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि 68 आ जाए इसका मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली जेड स्क्वायर का फ़र्क पड़ता है अगर किसी दूसरे आइटम की बात करेंगे तो 1.89 और जेड स्क्वायर, तो अब दिख जाएगा यहाँ पे कि 36 होना चाहिए, 36 इंटू 1.89 होना चाहिए। 36 इंटू 2 72 होता है, उससे थोड़ा कम हो रहा है, तो जेड 6 यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको पहचान नहीं पा रहे हो डेटा से, तो आप इसको पूरा सॉल्व करो फिर। तो पूरा सॉल्व करने के लिए नाउ यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला अप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको। तो पूरा सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हो कि 13.6 जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 2 से 3 का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, इसलिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, दिस इज 68। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 13.6 से ये 5 टाइम्स वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर लिया यहाँ पर इसको। इसके बाद यहाँ पर ये जेड स्क्वायर, ये 1/4 माइनस 1/9, तो 1/4 माइनस 1/9 दिस इज इक्वल टू 5। फर्दर जेड स्क्वायर दिस इज 36, 9 माइनस 4 यहाँ 5 बन जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। जेड स्क्वायर इज 36 एंड जेड इज इक्वल टू 6। तो जेड इज इक्वल टू 6 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, और वैसे भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था कि जेड इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। वो अंदाज़ा तभी लग सकता है जब आपको डेटा थोड़ा सा याद हो, डेटा के साथ में आप मैनिपुलेशंस करो तब जाके आप उसको देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ा यहाँ पर, ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि ये ग्राउंड स्टेट में है या फिर एक्साइटेड स्टेट में है ऑलरेडी यहाँ पर। तो हमें दोनों सोचना था यहाँ पे कि ग्राउंड स्टेट से 1 से 3 से हो रहा है या 2 से 3 से हो रहा है। फाइनल हमने पता कर लिया, लेकिन इनिशियल क्या था वो पता करना पड़ा, और एक बार हमने वो पता किया तो उसके बाद तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ जेड।